Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं भूपेंद्र श्यामनानी। आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक के एक महत्वपूर्ण खंड पर कि जैसा पिछला वीडियो हमारा आया था जिसमें हमने सीसेट के ओरिएंटेशन पे आपसे बात की थी और उसमें हमने आपसे बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम किसी सेक्शन पे हम बात करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर हम बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि अंकगणित में अर्थमेटिक में जो सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है जिसको हम कहते हैं बेस ऑफ द मैथमेटिक्स, बेस ऑफ द अर्थमेटिक, दिस इज परसेंटेज। तो प्रतिशत का जो खंड है हर विद्यार्थी के लिए, कि वो एस्पिरेंट्स चाहे सीजीपीएससी का हो, चाहे आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि उस खंड में प्रतिशत से रिलेटेड जो खंड होते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, देयर आर मेनी डिफरेंट सेक्शंस, डेटा इंटरप्रिटेशन है, जिसमें प्रतिशत से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है एक विद्यार्थी के लिए कि वो प्रतिशत का खंड उससे बने और इससे रिलेटेड जो बाकी के खंड हैं वो आपसे तब बनेंगे जब प्रतिशत का खंड आपका बहुत अच्छा हो। तो प्रतिशत में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात करेंगे जो सीजीपीएससी ने पहले पूछे हैं, कुछ व्यापम के प्रश्नों पर बात करेंगे आपसे, साथ ही साथ प्रतिशत की स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए प्रतिशत पर। अभी जैसे आपने देखा कि लास्ट ईयर का जो सीसेट का पेपर हुआ आपका, उसमें भी प्रतिशत से संबंधित प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों में मिक्स फ्रैक्शन पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना, ये अवेयर रहना है कि नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर इस खंड से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पहले किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यदि प्रतिशत की बात की जाए तो आप ये कहते हैं कि आउट ऑफ 100, कि जब भी हम प्रतिशत की गणना करते हैं तो हमें आउट ऑफ 100 कैलकुलेशन करना होता है और यहाँ दो स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि जैसे जब आपसे कहा जाए कि एनी फ्रैक्शन, यानी कोई भिन्न आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए उस भिन्न को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, यू कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो भिन्न को प्रतिशत में जब हम बदलने की बात करते हैं तो कुछ भिन्नों पर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यदि हम फ्रैक्शन पर ही बात करें, आपसे कहा जाए 1/2, तो 1/2 आप अच्छे समझते हैं जस्ट हाफ ऑफ द वैल्यू। तो जब भी 1/2 कहा जाए तो आप कहते हैं प्रतिशत में जब इसे बदलते हैं तो किसी भी वैल्यू को हाफ, इट मीन्स इट इज़ अ 50%। सिमिलरली जब आपसे कहा जाए 1/3 ऑफ द वैल्यू, इट इज़ कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यानी किसी संख्या का 1/3 जिसे आपसे कहा जाए उसे प्रतिशत में बदलना है, तो इस केस में ये भिन्न बन जाता है 100/3, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 33:1/3% होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में जब आप गणना करें तो जहाँ जिस स्थान पर 1/3 दिखाई दे, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि जब इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये 1/3 यदि 2/3 हो जाता है तो चाहो तो 200/3 आप कन्वर्ट करें, या फिर यदि आपको पता है कि 1/3 33:1/3 होता है तो जस्ट यहाँ और यहाँ आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। सो 33 इट बिकम 66 और 2 का गुणा 1 में कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2/3 जिसे परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये 66 से ही 2/3% होता है। तो ज़्यादा आवश्यक है कि जब मिश्र भिन्नों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएं, इस फॉर्म में परसेंट दिया जाए, तो आपको ये तुरंत रिवर्स भी समझ में आना चाहिए कि उस वैल्यू का 2/3 है। ये क्लियर हो रहा आप सभी को? ठीक उसी प्रकार जब यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट फ्रैक्शन पे पूछा है, जैसे अभी हमने 1/2 कहा, 1/3 हमने कहा, तो यदि यही भिन्न हो जाए 1/7, तो देखिए जब 1/7 को हम कन्वर्ट करें तो 1/7 उस केस में यदि आपसे कहा जाए कि 1/7 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे दिस इज़ 100/7 और जब इसे आप डिवाइड करते हैं 7 से तो हो जाएगा 7 1 7, 7 एकम 7 एंड इट बिकम्स 30, सो 7 4 7 चौक 28
और जो रिमाइंडर 2 आता है वो ऊपर जाता है, यानी आप मिश्र भिन्न में से लिखते हैं 14:2/7। तो ठीक यही जब 1/7 यदि 2/7 के फॉर्म में आ जाए कि आपसे कहा जाए 2/7 को परसेंट में क्या लिखेंगे, तो ये भिन्न आपसे बनना चाहिए कि सीधे 1/7 यदि आपको पता है 14:2/7 है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14×2 = 28 एंड दिस 2×2 = 4, यानी ये प्रतिशत में बन जाएगा 28 सही 4/7। आप चाहें तो 200/7 इसको लिख सकते हैं कि दिस इज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो जब 200/7 आप लिखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिवीजन में टाइम लगाना पड़ता है। तो यदि 1/7 हमें पता है कि 14:2/7 है तो डायरेक्ट 2/7 लिख सकते हैं, 28:4/7। ठीक उसी प्रकार कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3/7, 3/7 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो चूंकि पता है कि 1/7 14:2/7 है तो अगेन 3 मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 3 यहाँ कर दीजिए, तो 14×3 = 42, 14×3 = 42 एंड दिस इज 6/7%। तो भिन्नों पर आपको इतना अभ्यास करना है कि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, जैसे इस भिन्न पर लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन मिला है, तो डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन के जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ ये भिन्न में इस प्रकार से बदल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है यहीं पर कि जब आपसे कहा जाए कि यदि कोई परसेंट दिया जाए, जैसे अभी हमने फ्रैक्शन को परसेंट में हमने कन्वर्ट किया है, सिमिलरली if any value is given in the form of percentage and you can convert in the form of fraction just like a 10%। तो जब भी आपसे कहा जाए किसी वैल्यू का हमें 10% निकालना है, तो आप 10% कैसे निकालते हैं? आप इसे यदि भिन्न में बदलते हैं तो 10% के साइन को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 और उसको सिंप्लीफाई करके आप लिखते हैं दिस इज 1/10, क्योंकि 0 से 0 को आप कैंसिल करते हैं। तो आप साधारण भाषा में समझते हैं किसी वैल्यू का 10% यदि हमें निकालना है, यानी उसका 1/10 पार्ट, 1/10 को सरल शब्दों में समझे तो उसे 10 से विभाजित करना है। तो सीधा सा क्वेश्चन आए कि जब आपसे कहा जाए कि संख्या 5000 का 10% ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द 10% ऑफ नंबर 5000, तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए कि आपको किसी इस संख्या को 10 से विभाजित करना है, और 10 से विभाजित करने का मतलब क्या होगा, उसके यूनिट के पहले डेसिमल लगा देना, यानी 5000 का 10% आप देखकर ही बता सकते हो 500 है। ठीक उसी प्रकार कोई पूछे आपसे 5555 का 10% बताइए, तो यहाँ भी अब आपको आसानी से पता है कि इस वैल्यू को हमको 10 से डिवाइड करना है। 10% का मतलब 10 से डिवाइड करना, और 10 से डिवाइड करने का मतलब है यूनिट के पहले, इकाई के अंक के पहले दशमलव लगाना। तो बड़े आसानी से किसी भी वैल्यू को आप 10% निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार भिन्नों पर यदि हम बात करें तो ये 10% की जगह 20%, 25%, 30%, तो जैसे जैसे भिन्न हैं इनको प्रतिशत को भिन्नों में आपसे बदलते बनना चाहिए कि 25% का मतलब क्या होगा 25/100, जिसको सरल करेंगे तो हम कहेंगे 1/4, यानी किसी वैल्यू का 1/4 फाइंड आउट करना, 1/4 निकालना ही क्या कहलाएगा उसका 25%। जैसे कोई आपसे पूछता है कि 400 का 25% ज्ञात कीजिए, तो लॉन्ग मेथड में आप जरूर ऐसा बनाते हैं कि 400 × 25/100 ऐसा आप निकालते हैं, ये भी तरीका सही है। लेकिन जब हमें पता है कि दिस नंबर गिवन नंबर इज अ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, कि ये संख्या 4 से पूरा विभाजित हो रहा है, तो आप देखकर ही बता सकते हैं इस वैल्यू का 25% 100 होगा। तो ऐसे प्रतिशतों पे हमको तुलना करते बननी चाहिए, और ये गणना हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम वैल्यू देखकर ही सीधे आंसर लिख पाएँ, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और डिफरेंट सेगमेंट जो अर्थमेटिक के होते हैं वहाँ प्रतिशत पर ऐसी गणना करते आपसे बननी चाहिए। तो इसी खंड में हम कुछ प्रीवियस प्रश्नों पे अब बात करते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं पहला ही प्रश्न है आपका, जो छत्तीसगढ़ PSC मुख्य परीक्षा में पूछा गया था 2013 में। तो ये क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 25% का 20% 100 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भी यहाँ पर कोई प्रश्न दिया जाए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सो इन द क्वेश्चन इज गिवन 20% of 25% of a number is 100, find the number। तो जब इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो आपको समझना है कि इन दिस केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन इफ एनी नंबर, लेट मी इमेजिन दिस नंबर इज x, कि मान लेते हैं माना कि वह संख्या x है।
और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी संख्या के 25% का 20% 100 है। तो इस संख्या के 25% का 20% 100 है। तो ये आपसे लिखते बनना चाहिए कि जो वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएँ। और जब भी हिंदी में हम कहते हैं का लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑपरेशन। तो किसी संख्या के 25% का 20% 100 है। सो 20% ऑफ 25% ऑफ अ नंबर इज 100। सो अवर ऑब्जेक्टिव, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ हमें x का मान निकालना है। तो जब हम इसे 25/100 लिखें, जिसको आप फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं, 20/100 है तो इसे आप 1/5 लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भिन्न में किसी वैल्यू का 25% यानी उसका 1/4 होता है, 20% यानी उसका 1/5 होता है। अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं इस केस में, सो दिस इज 25 1 जा 25 4 जा, दिस इज 25 1 जा 25 5 जा। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं 20, 5 4 जा 20, ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। सो इन दिस केस आवर रिजल्ट बिकम्स 2 के बाद 30 लगा दीजिए 2000। तो आपका कंप्लीट आंसर आया। वह संख्या 2000 है जिसके 25% का 20% 100 है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दिस नंबर इज 2000 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर 25% ऑफ 20%। तो आप यदि इनके 25% का 20% निकाले तो क्रॉस चेक करने का तरीका कि रिजल्ट 100 आना चाहिए। तो देख लीजिए कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 1 2 3 एंड 4। सो फाइनली this 2 2s are 4 and 4 multiply with 25 it becomes 100। तो हमने इसको वेरीफाई भी किया। हालांकि मुख्य परीक्षा में जब आता है तो आप इतना काम करते तो पर्याप्त है, वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार जब हम प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनाते हैं, यदि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हम डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो दोनों तक अप्रोच हमें आनी चाहिए कि शॉर्ट में भी हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए और हमसे लॉन्ग मैथड में भी क्वेश्चन बनना चाहिए। इसी क्रम में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है आपका, ये मुख्य परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बाद में इसमें 20% की कमी की जाती है। संख्या में अंततः कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अ नंबर is increased by 20 and then further decreased by 20%. By what percentage does the number inclusively, या आप कह सकते हैं evenly increases or decreases, यानी फाइनली आपको ये बताना है कि इस इवेंट में हो क्या रहा है। तो आपके पास इस प्रश्न को बनाने के दो तरीके हैं कि आप कोई नंबर पहले इमेजिन कर लीजिए कि आप चाहें। सो लेट वी इमेजिन कि हम मान लेते हैं दिस नंबर इज 100, कि माना कि वह संख्या 100 and if the 20% should be increases in the first case, so in the first case the increasing percent is given 20। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 100 में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो मान लीजिए 100 रुपये है, आपसे कहा जाए आपको 20% कोई वैल्यू इंक्रीज करके दे रहा है 100 में, तो 100 में 20% बढ़ाने का मतलब 20 रुपये। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जैसे ही 20% की आपने वृद्धि की वो संख्या बन गई 120। इन द फर्स्ट केस if the increasing percent is 20, so directly we can write the new number is a 120% of previous number, so it becomes 120। अब फिर क्या कह रहा है कि अब इस संख्या में 20% की कमी की जाए। तो अब आपको 20% जो डिक्रीज करना है वो 120 में डिक्रीज करना है। तो 20% में जब डिक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि इस वैल्यू का 10% 12 होगा, क्योंकि हमने 10% कॉन्सेप्ट सीखा है। किसी वैल्यू का 10% निकालना है, इकाई के पहले दशमलव, और फिर अगेन 10% निकालें तो 10 + 20 इट मीन्स 24, यानी दी गई संख्या का 20% कितना होगा 24। ये कम कर देना है। तो ये जैसे ही आप कम करते हैं तो अब आपको दिख रहा है कि इस केस में 20 पहले माइनस कर दीजिए और 100 में से फिर 4 माइनस कीजिए, तो ये वैल्यू 96 हो गई। यानी जो वैल्यू हमने, जो संख्या 100 हमने स्टार्टिंग में मानी थी, वो 2 परिवर्तनों के पश्चात बन गई है 96। तो ये दिख रहा है आपको
कि जो 96 है वो 100 से कितना कम है, और 100 में जितनी कमी होती है वो डायरेक्ट आप परसेंट में लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इन दिस केस द प्रीवियस वैल्यू इज़ 100 एंड आफ्टर 2 चेंजेस इट बिकम्स 96, यानी संख्या पहले से 4 कम हुई है। और 100 में सीधे ये कमी आप प्रतिशत में बता सकते हैं। तो आप फाइनली लिख सकते हैं दी गई संख्या में दोनों परिवर्तनों के पश्चात जो कमी प्रतिशत में हुई है वो 4% की है। सो आफ्टर दैट एट लास्ट यू राइट क्वेश्चन इज संख्या में अंततः कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी हुई। तो आंसर हो जाएगा संख्या में अंततः 4% की कमी हुई है। तो ये वो तरीका वो जब हमने इसको 100 पर कैलकुलेट करके बनाया। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब आपके पास कोई एक परिवर्तन इस प्रकार का दिया जाए कि एक ही संख्या में जब 2 परिवर्तन हो रहे हों, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम फाइनली जो चेंजेस होगा वो चेंजेस फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इस केस पे आप ये समझिए कि यदि p का मान हम कहें संख्या में पहले 20% की वृद्धि हो रही है, सो 20 शुड बी पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट केस इज गिवन संख्या में 20% की कमी हो रही है, सो दिस q इट बिकम्स नेगेटिव एंड p and q आर मल्टीप्लाइंग इन दिस केस, सो +20 इज मल्टीप्लाई विथ -20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये फॉर्मूला आप वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर एक ही संख्या में 2 परिवर्तन आपको दिखाई दें, दोनों वृद्धि में होंगे तो दोनों प्लस होंगे, एक वृद्धि और कमी होगी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस केस में ऐसा ही हो रहा है, संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई इसलिए हमने 20 को पॉजिटिव रखा, संख्या में नेक्स्ट 20% की कमी हुई तो हमने q को नेगेटिव रखा। और जब इन भिन्नों को हम या इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो +20 से -20 कैंसिल, and finally in this case the two value are product to each other, one is the positive and second one is the negative, so their product becomes always negative। यानी प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है गुणा ऋणात्मक होगा। दोनों जीरो जब आपने कैंसिल किए तो +2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4% आया। दिस माइनस साइन असाइनिंग द डिक्रीजिंग वैल्यू, ये ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर फाइनली उस संख्या में 4% की कमी आई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपके मैंसुरेशन पे पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपके क्षेत्रमिति के होते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल पे हो, चाहे वो स्क्वायर पे हो, चाहे वो ट्रायंगल पे हो, चाहे वो सर्कल पे हो, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आते हैं वहाँ भी हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक यही क्वेश्चन जब वॉल्यूम्स पे पूछा जाता है मैंसुरेशन में तो हम इस फॉर्मूले का 2 बार उपयोग करते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि हमारे पास किसी एक ही प्रश्न को बनाने की डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए जिसका बेनिफिट हमें मेंस के एग्ज़ाम में मिलता है, जिसका बेनिफिट हमें प्री के एग्ज़ाम में जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनसे भी मिलता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये फॉर्मूला आप साइड में लिख लीजिए कि ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैंसुरेशन, क्षेत्रमिति में जितने भी एरिया से संबंधित प्रश्न हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसी केस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 55,725 हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 50,000 टू 55,525 फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन भी देखिए मुख्य परीक्षा में आया हुआ है 2017 में। तो आपके पास जब ऐसा प्रश्न है तो आप शुरुआत कर सकते हैं व्हाट इज द गिवन हियर। तो आप लिखेंगे कि दिया गया है किसी नगर की जनसंख्या, तो आप कह लीजिए कि पहले जो जनसंख्या दी गई है, मान लीजिए वर्तमान नगर की जनसंख्या, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज गिवन 50,000। अब लिख लीजिए नई जनसंख्या, सो दिस पॉपुलेशन आफ्टर 50,000 it becomes
55,725। यानी जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 55,725 हो गई है। अब आपसे ये वृद्धि पूछी गई है कि 55,725 is the how much percent more than compared to 50,000. So in this case, always remember, if we have comparing the two values in the form of percentage, so firstly we can find out the difference between them. कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी दो राशियों की तुलना की जाए और वो तुलना आपसे प्रतिशत में पूछी जाए, तो हम पहले काम अधिक से कम को माइनस करने का काम करते हैं, अधिक वैल्यू से कम वैल्यू को घटाते हैं। और इसके डिनोमिनेटर में ध्यान देना होता है कि कंपेयर किससे हो रहा है। तो तुलना क्या हो रही है कि जनसंख्या जो 55,725 है उसमें कितनी वृद्धि हुई। क्वेश्चन यही है, किस नगर की जनसंख्या 50 से बढ़कर 55,725 हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत, तो पूर्व जनसंख्या से इसकी तुलना हो रही है। तो हम जब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस 55,725 माइनस 50,000, और इसको जब सरल करते हैं आप यहाँ से तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि 5,725 का अंतर आ रहा है। डिनोमिनेटर में 50,000 है एंड मल्टीप्लाई विथ 100% है। इसको यदि आप सरल करते तो दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिए और जो 5725 है इसको 500 से हमको डिवाइड करना है। तो 500 से डिवाइड करना है, फाइनली हम 5 से ही डिवाइड करते हैं क्योंकि जो दो जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यदि यहाँ से दो जीरो आप हटा देते हैं तो आपको पता है ये दोनों जीरो जब हटाओगे तो ये यूनिट एंड टेंस, इसके पहले डेसिमल लगा देंगे। अब 5 से विभाजित कर दें तो 5 एकम 5, अगेन 5 1 5, 2 बचा, तो ये डेसिमल अब यूज़ हो रहे हैं तो हम दशमलव लगा देंगे। 5 4 20, 5 चौक 20 और फिर 5 पंचे 25। तो आपका फाइनली आंसर आ गया कि उस नगर की जनसंख्या में 11.45% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी आपको मिलेंगे जहाँ पर दो वैल्यू, दो पॉपुलेशन, दो ऑब्जेक्ट आपस में कंपेयर किए जाएं और यहाँ पर आपसे इंक्रीजिंग वे में या डिक्रीजिंग वे में परसेंट पूछा जाता है। तो यहाँ फिर से ध्यान देना है कि हमेशा जब भी आप वृद्धि की बात करेंगे तो इन केस हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पहले माइनस होगी, और महत्वपूर्ण ध्यान यहाँ रखना है नीचे कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू ली जाएगी, जिस वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसी क्रम में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये वही प्रश्न है जिस पर थोड़ी देर पहले हम आपसे मेंसुरेशन पे हमने बात की, और ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा k सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है ताकि इसकी सतह के कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाए। इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा समझना है कि इस प्रश्न में जो कहा गया आपसे, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय k सेंटीमीटर so that the total surface area may be increased by 44%. How much will its volume changes? तो ये सीधी सी बात है, जब भुजा में वृद्धि हो रही है, सतही क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन आयतन पे क्यों पूछा गया है? बिकॉज द क्यूब, जो क्यूब है वो 3 डायमेंशनल आकृति है। यानी आप जब भी घन पे बात करते हैं तो घन आप एक ऐसी आकृति, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, आप ऐसा आप ये समझते हैं कि एक 3D फिगर है, त्रिविमीय आकृति है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। तो डिपेंड करता है कि इसको हम यदि शॉर्ट वे में जो हमने फॉर्मूला सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि मेंसुरेशन में हमने कहा था कि जनरली जब भुजाएं आपको देकर क्षेत्रफल पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है वो एरिया में चेंजेस कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे रिवर्स है
एरिया में चेंजेस दिया गया है, इट इज़ गिवन 44%, यानी 44% उसका क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। और घन के केस में पता है कि उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको मतलब P एंड Q दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन अभी वो वैल्यू हमें एक वेरिएबल के फॉर्म में K दी गई है। तो आपको जब ये प्रश्न बनाना है तो आपको पता है कि जब दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब पहला काम, जब भी यहाँ पर एरिया परसेंट में दिया जाए आप उसका आधा कर लीजिए, इट बिकम्स 22। लेकिन पता है कि आधा का मतलब तो ये हुआ दो बार जोड़ने पर आधा, लेकिन ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, यानी जो भी वैल्यू आएगी उनके हाफ से कुछ कम आएगी। तो चूंकि कैलकुलेशन एरिया राउंड ऑफ डिजिट मिला है 44, तो आप इसके नियरेस्ट 10 प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए। तो नियरेस्ट 10, ये हम कह रहे हैं कि इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर रूल, कि हम यहाँ पर 44 को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसकी भुजा में यदि 20% की वृद्धि हुई है तो 20 + 20 × 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको अच्छे से पता है कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 + 20 बिकम्स 40 एंड दिस 2 2 4, सो 44% surface area should be increases and this 44% is given on the questions। कि आपको 44% प्रश्न में दिया गया था, उस 44 को देखकर हमने 20 डिसाइड किया कि इस घन की भुजा में इसका अर्थ है 20% की वृद्धि हो रही है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इन केस साइड जब दी जाएगी तो कैलकुलेशन इजी होगा कि आप वहाँ P और Q की वैल्यू सिमिलर पुट करेंगे, वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस। बट एरिया जब दिया गया होगा और वहाँ से जब साइड निकालनी है तो रिवर्स प्रोसेस में जब जाएंगे तो आपको पहले उसको 2 से डिवाइड करना है। और पता है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हुआ, हाफ से कुछ कम ही होगा क्योंकि वैल्यू ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई भी होती है। तो जब आप ये फाइंड आउट करना सीख गए कि इनकेस भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस पे पूछा गया, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम पर। तो जब क्वेश्चन आपसे आयतन पर पूछा गया है तो अब यहाँ आप क्या करेंगे कि जो एरिया में चेंजेस आया, क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि है, इसका मतलब यहाँ से आपने कंक्लूजन निकाला कि भुजा में 20% की वृद्धि है। तो जब आप वॉल्यूम में चेंजेस निकालेंगे कि आयतन में क्या वृद्धि हुई, तो यहाँ से क्या करेंगे, एरिया इसको एक बार लेंगे और उसके साथ एक बार फिर से भुजा को लेंगे और फाइनली उनका आपस में प्रोडक्ट करके 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए एंड दिस 44 + 20 देयर सम बिकम 64 एंड 44 2s are 88 एंड दिस 88 डिवाइडेड बाई 10। तो किसी भी वैल्यू को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि यूनिट प्लेस के पहले आप डेसिमल लगा देते हैं और जब इसको आप ऐड कर देते हैं तो 64 + 8 देयर सम बिकम 72 एंड 0.8, तो रिजल्ट आ गया 72.8% इसके आयतन में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये विकल्प आपको दिया गया था। तो आपको समझना है कि जब एरिया देकर वॉल्यूम पूछ ले, साइड देकर वॉल्यूम पूछे, साइड देकर एरिया पूछे, या वॉल्यूम देकर आपसे एरिया पूछ ले या वॉल्यूम देकर साइड पूछे, तो बनाने की अप्रोच यही ही होगी। और लॉन्ग मेथड में आप बनाना चाहें तो फिर डिफरेंट फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए मेंसुरेशन के, कि जैसे यदि हम बात करें क्यूब पर, तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 × साइड स्क्वायर, और जब इसके वॉल्यूम पे आप यदि बात करते हैं तो वहाँ आप कहते हैं साइड × साइड × साइड, यानी भुजा की घात 3 करते हैं तो आपको घन का आयतन मिलता है। तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा जब वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं तो चूंकि भुजाओं में परिवर्तन 3 बार हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई, इसीलिए हमने कहा वो फॉर्मूला कितने बार लगाना है, 2 बार। और जब ये क्षेत्रफल पे गणना होती तो पता है कि आपको एरिया में चेंजेस क्या दिख रहा है, साइड × साइड, यानी भुजाओं का गुणा 2 बार, यानी परिवर्तन 2 बार, यानी फॉर्मूला यहाँ 1 बार लगाना होता है। तो लॉन्ग मेथड में जब आप जाएंगे तो वहाँ एक साइड असाइन करके आपको ये परिवर्तन दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे वॉल्यूम पे आपको इसी तरीके से बनाने हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मुख्य परीक्षा में 2013 में पूछा गया प्रश्न है और क्वेश्चन है किसी कुर्सी का मूल्य 10% घटाया गया है, इसके मूल्य को पूर्ववत बनाने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%. By the what percent must the new price will be increased to make its value as it was. तो यहाँ पर भी बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं कि जब किसी चीज़ में डिक्रीजिंग परसेंट दिया गया हो एंड द नेक्स्ट वन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द इंक्रीजिंग परसेंट। तो यहाँ आप 2 अंकों का यदि प्रश्न आया है तो सीधे आप कह सकते हैं कि जब भी प्रश्न में हमसे वृद्धि का प्रतिशत पूछा जाए तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 100 इंटू डिक्रीजिंग परसेंट अपॉन 100 माइनस डिक्रीजिंग परसेंट। तो ये परसेंट जो हम लिख रहे हैं इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ही यहाँ पुट होगी कि यहाँ को ध्यान देना कि जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में निकलेगा। तो जो आपको प्रश्न में डिक्रीजिंग परसेंट दिया गया है कितना परसेंट 10 और 100 में से इस 10 को आप कम कर दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रतिशत में आएगा। यहाँ भी हमने प्रतिशत आपके समझने के लिए लिखा है क्योंकि यहाँ इनका संख्यात्मक मान ही केवल लिखना होता है और वो परसेंट जो होता है वो बाहर होता है। तो यहाँ से जब आप सरल करेंगे तो ऊपर देखिए क्या मिलने वाला है 100 इंटू 10 और डिनोमिनेटर में 100 में से 10 गया तो 90 तो 0 से 0 कैंसिल। सो दिस इज 100 अपॉन 9 और 100 बाई 9 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 इट बिकम्स 10 अगेन 9 1 ज़ा 9 और 1 बचेगा यानी आप सीधे कह सकते हैं 11:1/9%। तो आपसे जब पूछा गया था कि इसके मूल्य को पूर्ववत बनाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी तो आप यहाँ से कहेंगे 11 सही 1/9% की वृद्धि करने पर इसका मूल्य पूर्ववत हो जाएगा। लॉन्ग मेथड में आप 100 असाइन करके भी क्वेश्चन को बना सकते हो कि पहले 100 माना कि चेयर का प्रारंभिक मूल्य 100 था, उसमें 10% की कमी हो गई यानी वो 90 हो गया। 90 को फिर 100 बनाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी तो फिर कैलकुलेशन करेंगे तो अगेन इट बिकम्स 11:1/9%। तो हम बार बार कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए या प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिफरेंट अप्रोच आपके पास हैं तो क्वेश्चन कई बार ऐसा होगा कि विकल्पों से ही आपसे बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो प्रतिशत के खंड में इसी क्रम में अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी में और यूको बैंक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन इफ वन गॉट 520 वोट्स which was 65% of the total votes, then what was the total number of votes। तो कोई भी जब चुनाव पर संबंधित प्रश्न आता है और हाल ही हमारे देश में भी 2 चुनाव हुए, राष्ट्रपति जी का और उपराष्ट्रपति जी का, और रिजल्ट भी आया तो उपराष्ट्रपति जी के वोट कितने हैं, उनको 528 वोट मिले। तो ऐसे कोई भी संबंधित जब प्रश्न आपके चुनावों पर खास करके पूछे जाते हैं तो उस केस में आपको क्या ध्यान देना है कि देयर आर द 2 कैंडिडेट कि 2 उम्मीदवार हैं, माना कि पहला उम्मीदवार ए और दूसरा उम्मीदवार बी। अब आपसे कहा जा रहा है एक को 520 वोट मिले तो हम कह लेते हैं सपोज इस कैंडिडेट को 520 वोट मिले और जो कुल वोटों का 65% था तो आपको बताना है कि कुल वोट कितने थे, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को समझना है कि इसमें आप कैंडिडेट कोई भी असाइन कर सकते हो, ए या बी। किसी एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले आपको दिए गए थे, इट बिकम्स 520 और ये कुल वोटों का कितना परसेंट है तो आपसे कहा गया 65% था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब ऐसा क्वेश्चन आए प्रतिशत पर तो हम ये मानेंगे पहला काम कि कुल जो वोट थे उसको आप 100% मानिए। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 100 और जिसमें किसी एक कैंडिडेट को यदि 65% मिला है यानी बी को आप मानते हैं तो रिमेनिंग वोट ए को मिले तो इसका मतलब ए को मिले मतों का प्रतिशत कितना हो गया 35। यहाँ चूंकि क्वेश्चन आपको फाइंड आउट टोटल वोट करने थे तो आप उसे वेरिएबल में x मान लीजिए कि जो अभी हमने 100% माना है वो x। तो माना कि कुल
जो वोट थे वो x थे, जिसको आप परसेंट में कह रहे हैं 100%। और इन कुल वोट का 65% यदि बी को मिला है जो कि 520 है, तो x का 65%, ये 520 दिया हुआ है। तो बड़े आसानी से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ईयर। तो इस स्थिति में आपने 100 मल्टीप्लाई किया और 65 से डिवाइड किया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, अगर एक को 520 वोट मिले जो कि कुल वोटों का 65% था, ये हमने अरेंज किया कि कुल वोटों का 65% 520। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 5 से, 5 एकम 5, 5 थिया 15, ये 5 दूनी 10, 13 टेबल में 52 13 1 जा 13 4 जा 52, सो 40 मल्टीप्लाई विथ 20, सो 4 2 जा 8 एंड दिस 20, सो द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 800। यानी जो हमने यहाँ भी माने हैं कुल मत वो 800 है। इसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमने कहा यदि कुल मत 800 हैं, यानी ये x का मतलब यदि 800 है, तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ा था परसेंटेज में। हमने कहा था b को यदि 65% मत मिले हैं, तो आप देखिए इसका 65% आपको निकालना आता है कि यदि आप गणना करते हैं व्हाट इज द 65% ऑफ 800, तो 8 पंचे 40, 48 और 4 52, यानी बी को मिले मतों की संख्या 520 है। क्वेश्चन में ए के भी मत पूछ सकता था, तो आप बताइए यदि इससे 65% वोट मिले हैं तो रिमेनिंग परसेंट, यानी 100 में से 65 घटाओगे तो 35% ये ए को मिले। ए के वोट भी यदि आप निकालते तो आप 800 का 35% निकाल कर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 एंड 280 एंड 520, देयर सम बिकम्स 800। तो क्रॉस चेक भी हमने किया। कई बार यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ए को मिले मत बी को मिले मतों से कितने प्रतिशत कम है, बी को मिले मत ए को मिले मतों से कितने परसेंट ज़्यादा है, या इनके वोटों का औसत क्या है। सो देयर द डिफरेंट क्वेश्चन आर कमिंग इन अर्थमेटिक सेक्शन, कि यहाँ अंकगणित से आपसे अलग अलग प्रश्न बनते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन पे बनते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से आपसे बनने की अप्रोच होनी चाहिए। इसी क्रम में देखिए जो अगला प्रश्न है, ये मुख्य परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है जो 2015 में पूछा गया छत्तीसगढ़ पीएससी में, और ये 10 अंकों पे पूछा गया प्रश्न था। तो इसको देखते हैं कि विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में यह दिखाया गया कि 75% विद्यार्थी जूस पीते हैं एंड 65% मिल्क पीते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो दोनों पेय पीना पसंद करते हैं। तो हम प्रश्न को फिर से ध्यान से देखें कि क्या पूछ रहा है। इन अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट इट हैज़ बीन शोन दैट द 75% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक जूस एंड 65% ड्रिंक मिल्क। तो 2 प्रकार के विद्यार्थियों की जानकारी दी जा रही है कि 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक जूस पसंद करने वाले और दूसरे मिल्क पसंद करने वाले। तो आपके पास जब ये कंडीशन आए, सो अरेंज करेंगे आप कि गिवन दैट स्टूडेंट ड्रिंक juice, its percent is given 75%. And the second case, student drink milk and its percent is given 65%। की 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जनरली ऐसे प्रश्नों को जब हम बनाते हैं तो हमारे पास एक सेट थ्योरी होती है और उस तरीके से भी हम प्रश्न बनाते हैं, या फिर हम जब ओवरऑल 100% मानकर गणना करते हैं तो भी प्रश्न आसान हो जाता है कि हम मान लेते हैं जो कुल विद्यार्थी हैं यदि वो 100% है तो 75 + 65 देयर सम बिकम्स 140 एंड दिस 140 इज अ 40% मोर देन फ्रॉम 100। तो यहाँ से आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाता है कि वो 40% जो संख्या है, जो एक्स्ट्रा संख्या दिख रही है, वो इसका मतलब है कि उन विद्यार्थियों की संख्या है जो दोनों पेय पीना पसंद कर रहे हैं।
लेकिन इसको हम लॉन्ग मेथड में थोड़ा समझें कि चूंकि 10 अंकों पे आया है प्रश्न, तो हमें वेन आरेख पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेन आरेख पे जब आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आप ये मान लीजिए कि ये विद्यार्थी वो हैं जो जूस पीने वाले हैं और वे विद्यार्थी वो हैं जो मिल्क पीने वाले हैं। तो जब आपसे कहा गया है कि 75% लाइक जूस, यानी फर्स्ट सर्कल जो है उसकी इन्फॉर्मेशन 75% पे है और दूसरे सर्कल की इन्फॉर्मेशन 65% पे है, तो जनरली जब हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो ये जूस यूनियन मिल्क, तो हम जूस के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ या परसेंटेज इज NJ, मिल्क के लिए NM, एंड यहाँ जब लिखेंगे तो ये इंटरसेक्शन होता है, ये सर्वनिष्ठ कहलाता है। सर्वनिष्ठ यानी इस डायग्राम में समझे तो ये वाला हिस्सा कि ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दोनों पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। तो बड़े आसानी से जब इस प्रश्न को आप बनाएं तो आप ये यूनियन का मतलब समझिए कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 100% है, जिसमें से जूस पीने वालों का परसेंट कितना है 75, मिल्क पीने वालों का कितना है 65, और ये दोनों पेय पदार्थ करने वालों का प्रतिशत जो कि हमें ज्ञात करना है। जब इसे आपको निकालना है तो इस केस में दिखाई दे रहा है कि ये 100% वैसा ही रहेगा और दोनों के यदि टोटल करते हैं तो ये 140%। तो जब आपको दोनों पेय पदार्थ पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है तो इस वैल्यू को आप ट्रांसफ़र कीजिए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द परसेंटेज दे लाइक बोथ ड्रिंक्स जूसेस एंड मिल्क। सो 140% में से आकर आप 100% को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 40%। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्या आप कहेंगे यहाँ पर 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों पेय पदार्थ पसंद है, तो लास्ट में आंसर कंप्लीट लिखेंगे 40% स्टूडेंट ड्रिंक बोथ मिल्क एंड जूस। तो ऐसे प्रश्नों में आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन 2 अंकों पे भी पूछ सकता था, 4 अंकों का क्वेश्चन भी हो सकता था, या 10 अंकों पे भी यदि पूछा गया तो प्रेजेंटेशन की स्किल चेंज हो जाएगी कि यहाँ पर आपको वेन आरेख बनाते हुए सेट थ्योरी का फॉर्मूला लगाते हुए फिर से इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है। आप संख्या मान के भी प्रश्न बना सकते हैं। माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है तो हम लिख सकते थे जूस पसंद करने वाले विद्यार्थी 75, मिल्क पसंद करने वाले 65, और फिर वो संख्या के फॉर्म में भी आप निकालते तो 40 विद्यार्थी आते जिन्हें दोनों पेय पदार्थ पसंद है, और 40 भी आता तो पता है 100 का 40 कितना परसेंट, दिस इज 40%। तो आंसर उस फॉर्म में भी निकाला जा सकता है। इसी क्रम में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए या बढ़ जाता है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी कि चावल का खर्च उतना ही रहे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20% एंड बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स कंजप्शंस बी रिड्यूस सो दैट द कॉस्ट ऑफ द राइस रिमेन्स द सेम। तो प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिए कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए चावल पहले यदि 100 रुपीज़ केजी है तो बढ़कर हो गया 120 रुपीज़ केजी। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, तो इसके कंजप्शंस में, खपत में कितनी कमी की जाए ताकि चावल का खर्च उतना ही रहे। यानी मान लीजिए आप किसी माह 100 रुपीज़ का चावल परचेस करते हैं और उस समय 100 रुपीज़ का चावल मान लीजिए 1 किलो है, 1 किलो चावल लेके आते हैं, वो 100 रुपये का है। नेक्स्ट मंथ में जब आप परचेसिंग करने जा रहे हैं, ख़रीदने जा रहे हैं, तो ख़रीदारी आपको 100 रुपीज़ की ही करनी है। और आपको अच्छे से पता है जब 100 रुपीज़ की अब ख़रीदारी आप करेंगे तो अब चावल कम मात्रा में मिलेंगे क्योंकि उनका प्राइस बढ़कर 120 रुपये किलो हो गया है। सो व्हेन द राइस देयर प्राइस शुड बी इंक्रीजेस 20%, सो इन नेक्स्ट मंथ देयर क्वांटिटी शुड बी डिक्रीजेस। ये समझ में आ रहा है आपको कि जब भी मूल्य में वृद्धि होगी तो जो उसी अमाउंट की क्वांटिटी हो जाएगी। यानी 100 रुपये में जो पहले 1 किलो चावल आता था अब पता है 1 किलो चावल 120 का आएगा।
तो जब आप 100 रुपये का चावल खरीदने जाएंगे तो 1 किलो तो नहीं मिलना है, क्वांटिटी में कम मिलेगा। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ भी जो चावल आप लेके आए हैं उससे भी उतने ही दिन काम चलाना है जितने दिन पहले आप चलाते थे। तो यहाँ आप समझना है कि उसका कंजप्शंस आपको कम करना पड़ेगा। तो जनरली ऐसे प्रश्नों को जब हम बनाते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है इसकी खपत कितने प्रतिशत कम हो जाए, यानी क्वेश्चन इज आस्किंग डिक्रीजिंग परसेंट एंड इन दिस केस द गिवन वैल्यू ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू। तो ऑलवेज रिमेंबर if the question is given in the form of increasing value and we can find out the decreasing value, in this case we are putting this formula कि जब भी प्रश्न में वृद्धि का प्रतिशत देकर कमी का प्रतिशत आपसे पूछा जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट कर दीजिए। वृद्धि कितनी हुई तो 20% की, तो नीचे डिनोमिनेटर में 120 सिंप्लीफाई करेंगे, सो 20 and finally this 100/6 जिसको आप और सिंप्लीफाई करें इट बिकम्स 50/3, जिसे और सिंप्लीफाई करें तो 16:2/3 या 16.66, यानी आपका आंसर आ जाएगा कि यदि इस चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में 16 से ही 2/3% की कमी लानी होगी, जिससे मंथली एक्सपेंस प्रभावित नहीं होगा। और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले पर कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज़्यादा है तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने % कम है, तो भी ऐसे ही बनाओगे। ये क्वेश्चन आया था इसी फॉर्म में रेक्टेंगल पर, आयत की लंबाई चौड़ाई से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में आपसे पूछा जाए कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल प्रभावित ना हो, या लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो आपको पता है लेंथ यदि इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें ताकि क्षेत्रफल प्रभावित ना हो। तो भी यही फॉर्मूला है, यानी एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको इसीलिए प्रश्न को समझना है, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच को बढ़ाना है, और धीरे धीरे फिर इन खंडों पर जैसे जैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी केस में अभी ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होता तो आपसे न्यू प्राइस एंड प्रीवियस प्राइस का क्वेश्चन बन जाता। तो ये क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल पर आगे भी बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में देखिए, यदि ये क्वेश्चन अभी हमारे पास इंक्रीजिंग वैल्यू पे था, यही क्वेश्चन यदि डिक्रीजिंग पे आ जाए, अब देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन अब हम तुलना करते हैं कि यहाँ पे प्रश्न में क्या परिवर्तन हुआ। अब कह रहे हैं चावल की जगह चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, द प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 20%, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी कि चाय का खर्च उतना ही रहे। सो बाय व्हाट % शुड इट्स कंजप्शन इंक्रीजेस सो दैट द कॉस्ट ऑफ टी रिमेन्स सेम। अब ये प्रश्न उसी प्रकार का है, वहाँ हमने कहा था मूल्य बढ़ेगा तब नई क्वांटिटी उसी अमाउंट की जब लाओगे तो पहले से क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहाँ मामला क्या है, अब प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। यानी पहले यदि चाय 100 रुपये किलो की आती थी तो अब वो 80 रुपये किलो आने वाली है। पहले आप 100 रुपये की चाय खरीद के लाते थे तो 1 किलो लाते थे, अब फिर 100 की खरीदने जाओगे तो पता है 1 किलो से ज़्यादा आएगी, बिकॉज their price should be reduced. And in this case we can find out the increasing %. So always remember, if the decreasing % is given on the question and we can find out their increasing %. तो यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग के केस में ये माइनस होगा 100 - D, यहाँ ध्यान देना है कि जो कमी हो रही है यानी डिक्रीज हो रही वैल्यू, दिस इज 20%, और जब भी डिक्रीजिंग होगा तो पता है कमी का मतलब 100 से माइनस करना, तो 100 में से आप उतना कम कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यदि आप इस केस में, तो इंक्रीजिंग % क्या निकलेगा 100 × 20
upon 100 minus 20, this is 80. So this is 21s are, 24s are, and 100 divided by 4, 25%. कि चाय के मूल्य में यदि 20% की कमी की जाती है उसके प्राइस में, तो यदि हम उसकी खपत को 25% बढ़ा दें तो चाय का खर्च उतना ही होगा। तो लॉन्ग मेथड में इसको आप 100 लेकर प्राइस को पहले 80 करते हुए फिर बाद में दो क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन 2 अंकों पे पूछा गया था तो 2 अंकों के केस में आप सीधे फॉर्मूला रखकर भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा गया, देखिए। और ये कंडीशन क्वेश्चन अक्सर आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, जो वनडे एग्जाम्स आपको मिलेंगे उसमें प्रायः इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्मेट में ढेर सारे प्रश्न बनते हैं कि यही क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% कम है तो श्याम की इनकम राम की उस इनकम से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इट शुड बी इंक्रीजेस 28%। एक व्यक्ति उसके व्यय को 22% बढ़ाना चाहता है। इफ अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 22%, तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देन बाय व्हाट परसेंट शुड हिज कंजप्शंस बी डिक्रीज्ड। अब यहाँ इस प्रश्न को थोड़ा समझना है कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है। तो आपको पहली लाइन तो क्लियर हो रही है कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 28%। लेकिन जो व्यक्ति है वो अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाह रहा है। अब यहाँ से इसको समझते हैं कि लॉन्ग मेथड में यदि हम अरेंज करें तो हम लिखेंगे गिवन दैट, दिया गया है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि। सो प्राइस ऑफ पेट्रोल इट शुड बी इंक्रीजेस, प्रतिशत में दिया गया है 28%। अब इसको यदि हम वैल्यू असाइन करके बनाएं इस क्वेश्चन को, तो देखिए समझना है कि मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य पेट्रोल का 100 रुपीस लीटर है। तो यहां से आप असाइन कर लीजिए कि माना कि पेट्रोल का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपीस था और मूल्य में वृद्धि कितने की हुई? 28%। यानी अब हम मान लेते हैं जो नया मूल्य हो जाएगा तो 100 पर जितना प्रतिशत कहा जाए उतने रुपए की वृद्धि कर देते हैं, यानी 28% की वृद्धि, यानी 28 रुपया बढ़ गया, तो आपने लिख दिया 128। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, जो महत्वपूर्ण बात है कि वो व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है। यानी वो व्यक्ति जो पहले 100 का पेट्रोल खरीदता था, 100 रुपये लीटर खरीदता था, वो भले 128 रुपये लीटर हो गया है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि वो जो खर्चा है वो 122 रुपये का ही करना चाह रहा है। तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन क्लियर हुई। इफ अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ओनली 22%, वो 22% ही अपना खर्च बढ़ाना चाह रहा है। तो आपको समझना है कि आपको जो तुलना करनी है वो इन दोनों राशियों के मध्य करनी है। In this case the new price it becomes 128 rupees. Let me imagine the previous price is 100, but the question is given this person wants to be increase his expenditure is only 22%, so it becomes 122. अपने खर्च को सिर्फ 22% बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए हमने कहा वो 122 रुपये ही खर्चा करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल में पेट्रोल का प्राइस कितना है? 128। अब वो चाह रहा है कि उतने ही दिन पेट्रोल चलना भी चाहिए, तो अब वो क्या करेगा? उसकी खपत में कमी करेगा। तो खपत की कमी के लिए आपको इन दोनों वैल्यू की तुलना करनी है। तो जब दोनों वैल्यू की तुलना करेंगे तो जब आप खपत में कमी निकालेंगे
तो आप 128 में से 122 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी तुलना होगी 128 से, क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 128। सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंस 6 का आया, नीचे 128 आया, मल्टीप्लाई विथ 100 किया आपने। 2 के केस में 2 6 जा, दिस इज 2 4 जा, 250 जा। 2 के केस में 32 टाइम्स, 2 के केस में 25 टाइम्स, एंड अगेन 2 16 जा, 2 3 जा, सो 25 3 जा 75, 25 से 75, 16 से विभाजित करें तो 16 चौक 64, 16 4 जा 64, और 64 केस में ये 11 बचेगा। यानी आप विभाजित ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 16 चौक 64, ये 11 बचा। जैसे डेसिमल लगाएंगे ये कितना बना 110, और 16 छक्के 96 होता है, 16 सत्ते 112 ज़्यादा हो जाएगा। सो 96 टाइम तो 14 बचा, और आगे डेसिमल और निकालते हैं तो 8 बार में 144 होता है, तो ये 7 बार में जाएगा। यहाँ लगभग आपका जो आंसर आया 4.67%। ये आप लिखेंगे फाइनल आंसर कि वह व्यक्ति अपनी खपत में 4.67% की कमी करेगा। उस केस में हम कहेंगे कि यदि वो 22% ही अपने एक्सपेंस को बढ़ाता है तो भी उसका काम वहाँ चलेगा। तो क्वेश्चन को समझना है कि इन दिस केस द प्राइस ऑफ पेट्रोल शुड बी इंक्रीजेस 28%। तो हमने 100 रुपये प्रारंभिक मूल्य लेकर 128 रुपये हमने कहा नया मूल्य, व्यक्ति खर्चा 122 करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने तुलना की 128 माइनस 122 अपॉन 128 इंटू 100%, जो सिंप्लीफाई करके 4.67 है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में भी हम बना सकते हैं कि इन्हीं प्रश्नों को यदि हम कंपेयर करें तो सीधे वैल्यू कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि इन दिस केस दिस पर्सन ओनली लाइक इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंस इज 22, तो 22 को कंपेयर करते हुए 28 और उसके साथ जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो एक्स के फॉर्म में लेकर हम डायरेक्ट पी क्यू फॉर्मूले से भी इसको बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि मैथ्स में परसेंटेज का जो ये क्वेश्चन है, ये खंड है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि इस पर आज हमने महत्वपूर्ण जो 10 प्रश्न थे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए, मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, उन प्रश्नों पे हमने ये अभ्यास प्रश्न किए हैं और इसी श्रृंखला में हम आगे भी ऐसे प्रश्नों पे आपसे बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि किस खंड पे आप क्वेश्चन चाह रहे हैं कि ये आपको और वीडियोस दिए जाएं। जैसे आप में से कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं, तो उसी कड़ी में हम आप प्रतिशत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आपसे बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अलग खंड पे भी बात करेंगे कि जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पे होंगे। धन्यवाद।